अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर के फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 6 का टॉपिक देखेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, ये बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की ना एप्लीकेशंस हैं। तो पहली एप्लीकेशन हम जो आज देखेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मीन विच इज सेम होता है, थर्म मीन जिसका टेम्परेचर सेम हो। तो आज हम वो प्रोसेस देखेंगे कि जिसका टेम्परेचर सेम होता है, उसको स्टडी करेंगे। अच्छा, कहते हैं इसी इसी की आगे डेफिनेशन है, ये एक प्रोसेस है जिसमें आप टेम्परेचर कांस्टेंट लेते हैं। और ये बेसिकली कंडीशन भी थी बॉयल्स लॉ में। बॉयल्स लॉ में भी हम लोग यही पढ़ते हैं ना कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बट टेकिंग दी टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो कहते हैं ये जो हम कंडीशन ले रहे हैं ना कि आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, यही कंडीशन तो हमारे पास बॉयल्स लॉ की थी कि अगर बॉयल्स लॉ को फुलफिल होना है तो हम लोग उसका टेम्परेचर कांस्टेंट लेते हैं। ठीक है, मतलब जब भी आप गैस को कंप्रेस करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, प्रेशर का और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता। अगर P1 V1 इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम होगा, तो अगर उसका वॉल्यूम या प्रेशर चेंज होगा तो उस वो दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर सिर्फ कांस्टेंट रहेगा। तो आइसोथर्मल है मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर या वॉल्यूम मतलब प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा, लेकिन ओवरऑल दोनों का प्रोडक्ट सेम रहेगा। तो इनिशियल P1 V1 इज इक्वल टू होगा P2 V2। लाइक बच्चे, ये अगर एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे, एक कंटेनर है जिसमें ना हमारे पास गैस कोई इनक्लोज है। अगर आपके पास ये कोई गैस इनक्लोज है तो इस गैस का कुछ ना कुछ प्रेशर भी होगा, और यहाँ पे ये देखिए कोई एक वॉल्यूम भी है। लेकिन जैसे ही आप इसको हीट एनर्जी देंगे तो हमारे पास क्या होगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो ये जाके ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। वॉल्यूम भी हमारे पास उसका इन्हेंस हो गया, क्लियन की वजह से वॉल्यूम उसका ज़्यादा हुआ है। वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो बच्चे ये दूर दूर हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से अब ये इसके क्लियन जो होगी वो कम हो जाएगी क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया है। तो पहले ये देखिए जगह कम थी, वॉल्यूम कम था, तो वो बार बार जाके कोलाइड कर रहे थे, प्रेशर ज़्यादा था। तो वॉल्यूम कम होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा था, तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होगा। लेकिन जैसे ही उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, प्रेशर हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आप ये वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो वो थोड़े टाइम लेंगे क्लियर करने में। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो वॉल्यूम बढ़ा है लेकिन प्रेशर कम हो गया, लेकिन प्रोडक्ट क्या रहेगा, हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। मतलब एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, कम हो रही है। तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होगा, मतलब जो पहले प्रोडक्ट होगा वही बाद में होगा। मतलब अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, कहते हैं हम लोगों ने ना आइडियल गैस लेनी है, और आइडियल गैस के केस में हम लोगों ने ये कंसीडर किया हुआ है कि आपने किसी किस्म के इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस नहीं लेते, मतलब कोई बॉन्डिंग नहीं लेते, तो पोटेंशियल एनर्जी को क्या किया जाता है, जीरो लिया जाता है। तो इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी में सिर्फ और सिर्फ हम मॉलिक्यूल्स की कौन सी लेंगे, काइनेटिक एनर्जी लेंगे। तो इसका मतलब है टेम्परेचर जो होता है वो डिपेंड कर रहा होता है किसके ऊपर, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। और आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर टेम्परेचर ही कांस्टेंट है तो इसका मतलब है उसके इंटरनल एनर्जी में किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा। इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या रहेगी, वो सेम रहेगी, क्योंकि हम लोगों ने कंडीशन लगाई हुई है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और इंटरनल एनर्जी को हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि उसको रिलेट करवाया जाता है बच्चे टेम्परेचर के साथ। अगर टेम्परेचर सेम है मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी ओवरऑल चेंज नहीं हो रही, तो हम कहते हैं उसकी इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास क्या बन जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास होता है कि आप जितनी हीट एनर्जी देते हैं वो दो हिस्सों में कन्वर्ट हो रही होती है। एक तो वो वर्क डन में कन्वर्ट हो रही होती है, दूसरा वो मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी को चेंज करवाने में यूज हो रही होती है। अब हमने देखा कि आप जितनी ही उसको हीट एनर्जी देंगे वो सारे का सारा किस में यूज करेगी, वर्क डन करने में करेगी। इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमने टेम्परेचर कांस्टेंट लिया हुआ है, तो इसलिए ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, Q विल बी इक्वल टू W के आ जाएगा। लाइक ये अगर कंटेनर था, इसमें गैस इनक्लोज थी, तो इनकी कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी थी। ठीक है, जैसे आपने हीट एनर्जी दी, इंटरनल एनर्जी उसकी बढ़ेगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन जैसे वो साथ ही ना इस वो पिस्टन के साथ जाकर कोलाइड करना शुरू हो जाएंगे। पिस्टन एक्सपैंड करेगा, जितनी दफ़ा कोलाइड करेंगे उनकी एनर्जी कम होगी, तो वो दोबारा से अपनी उसी एनर्जी पे आ जाएंगे, दोबारा से उनकी एनर्जी उतनी हो जाएगी। तो हम कहेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं आया, जितना पहले था बाद में भी उनकी उतनी ही होती है। हाँ, एक इंस्टेंट के लिए जैसे आप उसको हीट एनर्जी देते हैं उस टाइम के उसकी बढ़ती है इंटरनल एनर्जी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, लेकिन क्लियन करने की वजह से बार बार उनकी लॉस हो जाती है, वो दोबारा उसी इंटरनल एनर्जी के स्टेट में आ जाते हैं, दोबारा से उनकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है। तो हम कहते हैं ओवरऑल इनिशियल और फाइनल स्टेट में उनकी एनर्जी सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। तो वो इसी लाइन में इसी तरह से कह रहे हैं कि अगर आप किसी सिस्टम को, किसी गैस को हीट एनर्जी देते हैं तो वो वर्क करेगी। तो आपने जितना वर्क करवाना है उसके इक्वल आप क्या करते हैं, उसको हीट एनर्जी देते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी किस्म का इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आता। आप जितना उसको हीट एनर्जी दे रहे होते हैं वो सारा का सारा कन्वर्ट हो रहा होता है किसमें, वर्क में। ठीक है,
कहती है इस प्रोसेस में हो क्या रहा होता है कि आप हीट एनर्जी को ट्रांसफर करवा रहे हो तो एक प्लेस से दूसरी जगह, और हीट एनर्जी ट्रैवल करने के लिए ना कुछ टाइम लेती है, तो इसलिए हम कहते हैं ये थोड़ा सा ना ये जो इसमें प्रोसेस हो रहा होता है हीट ट्रांसफर, वो बड़ा ज़्यादा ना हमारे पास कह लें थोड़ा कंपैरेटिवली स्लो प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि हीट जो अब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल होती है ना, तो ये कुछ ना कुछ टाइम लेती है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखना है तो ये एक हमारे पास स्लो प्रोसेस होता है जिसमें हीट एनर्जी कुछ टाइम लेगी, और कंप्रेशन रिफ्लेक्शन जब जनरेट हो रहे होंगे तो वो थोड़ा टाइम लेगी पास ऑन होने के लिए। ठीक है, तो इस तरह के प्रोसेस को हम नाम देते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें आप हीट एनर्जी देते हैं और वो सारी की सारी हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है वर्क करने में, और हीट एनर्जी जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम लेती है। तो कहते हैं अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो हम यहाँ पे कंडीशंस लगा रहे होते हैं कि जो एक्सपेंशन या कंप्रेशन हो रहे हैं ना कहीं पे जनरेट, तो वो स्लो हो, ताकि हीट इतनी ज़्यादा आपके पास थोड़ा कह लें कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर में इतना ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस ना आए। कहते हैं अगर हम लोगों ने इसका ग्राफ दिखाना हो तो ये हमारे पास आइसोथर्म का ग्राफ यहाँ पे फिगर में गिवन है। फॉर एग्जाम्पल आपने अलॉन्ग द एक्स एक्सिस वॉल्यूम लिया हुआ है, अलॉन्ग द वाई एक्सिस प्रेशर लिया हुआ है, तो विच सपोज करें कि इनिशियल सिस्टम पे ये है, इनिशियल सिचुएशन ये है, मतलब उसका कुछ वॉल्यूम भी था और उसका कुछ प्रेशर भी था। लेकिन जैसे ही सिस्टम एक्सपैंड करना शुरू करता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता जाता है, लेकिन उसका प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। लाइक मैंने अगर आपको एग्जांपल ये वाली दिखाई है तो बच्चे ये देखें, वॉल्यूम अगर बढ़ा है तो हमारे पास जगह ज़्यादा हो गई, इंटरनल एनर्जी में तो उतना ही रहा है ना। हमने कहा था आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जिसमें इंटरनल एनर्जी सेम रहती है, मतलब वो चेंज नहीं होती। तो अगर अभी इनकी एनर्जीज वही है लेकिन हमारे पास वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है तो वो ज़्यादा टाइम लेगा इन वॉल्स के साथ कोलाइड करने में। तो ओवरऑल हम कहते हैं कि हमारे पास प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो इनिशियल को P1 V1 और T बोल देते हैं, और बाद वाले को P2 V2 और T। बच्चे टेम्परेचर को चेंज नहीं करवा रहे क्योंकि ये कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो इसलिए ये T1 या T2 लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरह का जब ग्राफ आ रहा होता है इसको आइसोथर्म ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जो इसकी एग्जांपल है ना बच्चे, इसकी बेस्ट एग्जांपल हीट इंजन होते हैं। हीट इंजन में आप जितनी हीट एनर्जी दे रहे होते हैं वो वर्क में कन्वर्ट करवा रहे होते हैं। तो जो सिस्टम वहाँ पे हम गैस ले रहे होते हैं ना, उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा होता, इसलिए हम सिस्टम को बार बार यूटिलाइज करवा रहे होते हैं। तो आगे इसकी एप्लीकेशन डिटेल में पढ़ेंगे भी हीट इंजन कि किस तरह से हमारे पास वर्क कर रहा होता है, हीट एनर्जी लेके आपको वर्क दे रहा होता है और इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आता। ठीक है, तो इसकी बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास हीट इंजन की आ जाती है। आगे हमारे पास प्रोसेस है बच्चे एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा होता है जिस सिस्टम में किसी किस्म की हीट ना एंटर होती है ना लीव करती है। तो इसी की डेफिनेशन है, कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नो हीट एंटर्स आर लीव्स द सिस्टम। कोई सिस्टम में हीट ना जा रही होती है ना बाहर निकल रही होती है। कहते हैं अगर ये कंडीशन हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ऊपर अप्लाई करें, फर्स्ट लॉ हमारे पास थर्मोडायनामिक्स था क्या हमारे पास, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है क्या, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। जितनी आप हीट एनर्जी देते हैं वो इंटरनल एनर्जी में चेंज होती है प्लस वर्क डन में। अब एडियाबैटिक प्रोसेस से बच्चे हीट एनर्जी होगी नहीं तो इसकी जगह जीरो आ जाएगा, इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क। अब ये देखिए फर्स्ट लॉ हमारे पास इस साइड पे जीरो आ जाएगा, डेल्टा U प्लस W। अब दो सिचुएशंस हो सकते हैं, या तो वर्क डन दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाए, या फिर इंटरनल एनर्जी दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाए। तो यहाँ पे अगर अकॉर्डिंग टू दिस ये देखें तो हमारे पास ये डेल्टा U है, ये दूसरी साइड पे जाके हो गया माइनस W माइनस डेल्टा U। तो वर्क डन हमारे पास किसके इक्वल आ गया, माइनस डेल्टा U। ये कब सिचुएशन है, जब इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव होगी। या दूसरी सिचुएशन कब हो सकती है, ये वर्क डन दूसरी साइड पे जाके हो जाए नेगेटिव, मतलब डेल्टा U इधर ही रहे, डेल्टा U इधर ही रहेगा, वर्क डन दूसरी साइड पे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस W के इक्वल हो जाएगा। तो दोनों सिचुएशंस पॉसिबल है, या इंटरनल एनर्जी हमारे पास नेगेटिव हो या फिर हमारे पास वर्क डन नेगेटिव होगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इंटरनल एनर्जी कब नेगेटिव होती है और वर्क डन हमारे पास कब नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन डिस्कस कर रहा है, अगर गैस एक्सपैंड करती है और नेगेटिव वर्क करती है बच्चे, जब भी एक्सपेंशन होती है ना तो हमारे पास वर्क क्या हो रहा होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए वो नेगेटिव हो जाएगी इंटरनल एनर्जी। लेकिन अगर किसी कन्वर्सली का मतलब है, अगर आप किसी सिस्टम को कंप्रेस कर रहे होंगे तो हमारे पास वर्क हो रहा होगा सिस्टम के ऊपर, तो वर्क डन नेगेटिव होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। लाइक अगर हम बात करें कि ये देखें, ये एक मेरे पास सिस्टम है, अगर ये सिस्टम एक्सपैंड करे, मतलब वर्क कर रहा हो अपनी मॉलिक्यूल्स को इंटरनल एनर्जी को यूज करते हुए वर्क करे, एक्सपैंड करे, तो हमारे पास एक्सपेंशन होगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो जब वॉल्यूम बढ़ता है तो वर्क हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होता है। लेकिन अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करेगा तो जिसकी वजह से इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, माइनस होगी। लेकिन अगर आप इसको बाहर से कंप्रेस करना शुरू कर दे, दबाना शुरू कर दे, विच इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम होगा तो इसका नेगेटिव वर्क होगा। और दबाना शुरू करेंगे, वॉल्यूम कम होगा तो हमारे पास बच्चे उसकी ऑटोमेटिकली जो इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे अगर कंप्रेस किया जा रहा है, उसका वॉल्यूम कम हो रहा है तो ये वर्क डन नेगेटिव होगा। लेकिन अगर ये एक्सपैंड हो रहा है तो यहाँ पे वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसी सिचुएशन को यहाँ पे
कि अगर एक्सपैंड करता है तो वो अपनी ही इंटरनल एनर्जी को यूज़ करेगा। मतलब एक्सपेंशन हो रही है, आप बाहर से तो हीट एनर्जी नहीं दे रहे ना। अगर ये एक्सपेंशन हो रही है उसका मतलब मॉलिक्यूल्स बार बार जाके इस पिस्टन के साथ कोलाइड कर रहे हैं, तो उनकी इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, लेकिन एक्सपेंशन की वजह से, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से वर्क पॉजिटिव है। लेकिन अगर कंप्रेस करवा रहे हैं, आप कंप्रेस करवा रहे हैं, तो हमारे पास उसका वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो कंप्रेशन की वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये वो केस है कि जब कंप्रेशन होता है, आप एडियाबैटिकली कंप्रेस करवाते हैं, तो गैस का टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ रहा होता है, तो वहाँ पे इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगी, लेकिन वर्क क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है। तो ये हमारे पास सिचुएशन होती है कि कब वर्क पॉजिटिव होगा। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए दोनों सिचुएशंस में लिखा जा सकता है, और दोनों सिचुएशंस को ये बता रहे हैं कि जब हमारे पास एक्सपेंशन होगी तब वर्क डन पॉजिटिव होगा, इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या होगी, कम होगी, टेम्परेचर कम होगा। लेकिन अगर कंप्रेशन हो रही है तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी उसकी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, और वर्क डन उसका क्या होगा, नेगेटिव होगा। कहते हैं हमारे पास अगर एडियाबैटिक प्रोसेस की तरफ देखें, कहते हैं ये जो एडियाबैटिक प्रोसेस है ये एक हमारे पास स्टेपरेटली अकरिंग प्रोसेस है, ये फास्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे आप हीट एनर्जी तो दे नहीं रहे होते, जो भी सिस्टम हो रहा होता है वो खुद ब खुद हो रहा है, मॉलिक्यूल्स अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करके एक्सपैंड कर रहे होते हैं, या अगर वो कंप्रेस हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। आप यहाँ पे हीट एनर्जी बाहर से कोई सप्लाई नहीं कर रहे होते, तो इसलिए यहाँ पे ये स्लो प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये एक फास्टली अकरिंग प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप किसी किस्म की हीट एनर्जी नहीं दे रहे होते, गैस एक सिलेंडर के अंदर इनक्लोज होती है, वो सिलेंडर इंसुलेटेड होता है, मतलब उसका बाहर से कुछ लेना देना नहीं होता। कहते हैं इसकी जो बेस्ट एग्जांपल्स है ना एडियाबैटिक प्रोसेस की, ये कुछ एग्जांपल्स उसने बताई हुई हैं। सबसे पहले एग्जांपल कहता है अगर आपकी गाड़ी का टायर फट जाए ना, तो वहां से जो एयर निकल रही होती है वो बड़ी क्विकली एस्केप कर जाती है, मतलब बड़ी जल्दी बाहर निकल जाती है। मतलब अगर कहीं टायर में मुझे हमारे पास एयर मौजूद है, तो अगर मेरे पास ये टायर में अगर सपोज करूँ इसके अंदर अगर मेरे पास एयर मौजूद है, तो एयर की वजह कुछ ना कुछ एयर मॉलिक्यूल्स की कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी, इन मॉलिक्यूल्स की, इन एयर पार्टिकल्स की ना कुछ इंटरनल एनर्जी होती है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये कहीं से टायर जो है वो ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है, तो ये अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करते हुए जो मॉलिक्यूल्स हैं बड़ी जल्दी स्पीड के साथ जो है वो स्केप आउट हो जाते हैं, बाहर निकल, तो ये बड़ी क्विकली वहां से बाहर निकलना शुरू हो जाती है अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करते हुए। तो कहते हैं ये एक हमारे पास क्विक प्रोसेस होता है, रैपिड प्रोसेस होता है। इसके अलावा हमारे पास एग्जांपल है, कहते हैं अगर कहीं पे साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही हो ना, मतलब मूव कर रही हो, तो हवा के अंदर बड़ी जल्दी क्विकली एक्सपेंशन या कंप्रेशन प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तो वो भी एक रैपिड प्रोसेस होता है। वहां पे भी हमारे पास ये बड़ी जल्दी काम हो, मतलब ये अगर साउंड वेव्स है, साउंड सोर्स है, यहाँ से आपने साउंड प्रोड्यूस करवाई है, तो यहाँ से जब ये साउंड वेव हवा में से गुजरती है तो बड़ी जल्दी ये कंप्रेशन रेफ्रैक्शन, कंप्रेशन रेफ्रैक्शन, कंप्रेशन का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे एनर्जी ज्यादा होती है, मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, रेफ्रैक्शन का मतलब है यहाँ पे एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं है, फिर एनर्जी ज्यादा फिर कम, तो मॉलिक्यूल्स का पास पास होना, कंप्रेस होने को आप कंप्रेशन बोलते हैं, जब दूर दूर होते हैं रेफ्रैक्शन होता है। तो कहते हैं ये जो हवा में कंप्रेशन रेफ्रैक्शन जनरेट हो रहे होते हैं, ये भी बड़ा क्विकली काम हो रहा होता है, बड़ा जल्दी जल्दी हो रहा होता है। तीसरा उसके एग्जाम्पल में आ जाता है बच्चे क्लाउड फॉर्मेशन इन द एटमॉस्फेयर। कहते हैं जो एटमॉस्फेयर में हमारे पास वो बन रहे होते हैं ना, बादल बन रहे होते हैं, वो भी हमारे पास इसी एक एग्जाम्पल है। लाइक अगर हमारी जमीन की सरफेस के ऊपर हवा गर्म हो जाती है ना, तो बच्चे गर्म हवा क्या होती है, ऊपर उठना शुरू हो जाती है, वो अपनी एनर्जी को यूज करके, गर्म होने का मतलब है टेम्परेचर ज्यादा, उनकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा, तो अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करते हुए ऊपर उठना शुरू हो जाती है, ऊपर जाती जाती ठंडी हो जाती है, क्योंकि कूल डाउन हो रही है ना, अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करिए, इंटरनल एनर्जी कम होती जाती है, जहाँ पे इंटरनल एनर्जी बहुत कम हो जाती है तो वहाँ पे वो फ्रीज हो जाता है, मतलब वो बादल बन जाते हैं, और जब वो हवा उसको कैरी नहीं कर पाती तो वो नीचे बारिश की फॉर्म में दोबारा आना शुरू हो जाता है। क्लाउड फॉर्मेशन भी हमारे पास ये एक प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करते हुए एक्सपैंड करते हैं, मतलब ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। एक्सपैंड का मतलब होता है बच्चे अपवर्ड डायरेक्शन में वॉल्यूम उनका बढ़ना, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना, तो अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करते हुए ऊपर जाएंगे, इंटरनल एनर्जी कम होती जाती है तो वो कूल डाउन होते जाते हैं, ऊपर जाके बादल बन जाते हैं, और अगर बादल को जो ये एटमॉस्फेयर है, एयर जो वो नहीं स्टे करवा पाती तो वो बारिश की फॉर्म में दोबारा से वापस आ जाते हैं। तो ये सारी जो एप्लीकेशंस हैं ये हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस के, जिसमें गैसेज होती हैं वो एक्सपैंड कर रही होती हैं, मूव कर रही होती है, लेकिन अपनी ही इंटरनल एनर्जी को यूज करते हुए। कहते हैं एज द टेम्परेचर ऑफ द गैस डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, इसमें याद रखिएगा आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं, लाइक अगर गैसेज जो है वो एक्सपैंड करेंगे अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करते हुए तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, अगर वो कंप्रेस होगा तो हमारे पास टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो कहते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, इसलिए जो हमारे पास बॉयल्स लॉ हमने पढ़ा था ना, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। यहाँ पे ना एक फैक्टर एक्स्ट्रा आएगा, पी वी गैमा, पी वी के ऊपर ना गैमा आएगा। गैमा का मतलब है यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर का भी कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा। बच्चे आप टेम्परेचर 50 हम पढ़ते हैं ना कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, हम लोग ये पढ़ते आए हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एडियाबैटिक सिस्टम में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो वॉल्यूम के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट भी आएगा। तो पी वी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, गैमा का मतलब है टेम्परेचर यहाँ पे कुछ ना कुछ रोल जरूर प्ले करेगा। ठीक है, आगे वो कहते हैं गैमा है क्या, कहते हैं गैमा बेसिकली हमारे पास क्या है, रेशियो है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर टू मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, ये एक नया एक अलग सी बात है हमारे पास, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि
इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल बच्चे ये गैस है, आपने 1 मोल गैस का लिया हुआ है। अगर मैं इसको स्पेसिफिक हीट एट वॉल्यूम कंसीडर करना चाहूँ, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो मतलब है मैं इसको जितनी हीट एनर्जी दूंगी इतनी हीट एनर्जी देनी है कि एटलीस्ट मुझे इसके पास जो है ना टेम्परेचर 1 डिग्री मैंने इंक्रीज करवाना है, 1 डिग्री सेल्सियस मैंने इंक्रीज करवाना है। कि आपके पास गैस 1 मोल दे दी जाती है, सीवी का मतलब है इसका मैंने ये कवर जो है ना ये फिक्स कर दिया, ये मूव ना करे। अब ये मूव नहीं करेगा, मैं जितनी टेम्परेचर इसको दूंगी वो सारे का सारा जो हीट एनर्जी दूंगी वो सारा इसके टेम्परेचर बढ़ाने में लगेगा। तो वो हीट की अमाउंट जो आप इसका टेम्परेचर बढ़ाना चाह रहे होते हैं बाय 1 केल्विन, 1 केल्विन ले लें या 1 डिग्री सेल्सियस ले लें, मतलब 1 डिग्री बढ़ाना है, तो हमारे पास उसके लिए जो हीट एनर्जी देनी पड़ेगी उसको हम नाम देते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब हीट की वो वैल्यू जो रिक्वायर्ड होती है एक गैस के 1 मोल गैस के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए। दूसरी सिचुएशन में कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है प्रेशर कांस्टेंट कांस्टेंट करना है, वॉल्यूम चाहे चेंज हो जाए। तो ये फॉर एग्जांपल एक गैस मेरे पास इनक्लोज है 1 मोल गैस। अब इसका ये जो पिस्टन है ना ये कवर ये मूव कर सकता है क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रेशर कांस्टेंट करना है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है। अब मेरे पास मेन कंसर्न वही है कि ये गैस है इसका टेम्परेचर मैंने बढ़ाना है बाय 1 केल्विन, बाय 1 केल्विन कह ले 1 डिग्री कह ले, मतलब मैंने बढ़ाना है। अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में ले रहे हो तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, अगर केल्विन में ले रहे हो तो 1 केल्विन बढ़ाना है, मतलब 1 डिग्री बढ़ाना है। अब इसके लिए जो मैं इसको हीट एनर्जी दूंगी वो जितनी हीट एनर्जी यूज होगी इसका टेम्परेचर इंक्रीज करवाने में उसको हम बोल देंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा यहाँ मुझे हीट एनर्जी देंगे ना तो कुछ हीट एनर्जी जो है ना ये बार बार कोलाइड करेंगे मॉलिक्यूल्स जाके, ये इसका वॉल्यूम भी एक्सपैंड करवाने में करेगी। तो कुछ हीट एनर्जी हमारे पास वर्क करवाएगी, ढक्कन ऊपर मूव करवाएगी, और कुछ तो इसका टेम्परेचर बढ़ाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे स्पेसिफिक हीट में ना यहाँ पे ज़्यादा हीट एनर्जी आपको देनी पड़ेगी अगर आपने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसका बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि कुछ हीट एनर्जी वर्क करने में इस्तेमाल हो रही होती है और बाकी उसका टेम्परेचर बढ़ाने में इस्तेमाल हो रही होती है, लेकिन यहाँ पे कम चाहिए होती है क्योंकि यहाँ पे आपने किसी किस्म का वर्क नहीं करवाना, वो जितनी हीट एनर्जी देंगे वो डायरेक्ट उसका टेम्परेचर बढ़ा रहा होगा। बढ़ाना टेम्परेचर ही है, 1 डिग्री ही बढ़ाना है, लेकिन यहाँ पे आप फिक्स कर देते हैं कि इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, ढक्कन ना मूव करे। तो जितनी हीट एनर्जी देते हैं वो डायरेक्टली जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो इसका मतलब है यहाँ पे आप ढक्कन मूव कर सकते हैं। तो आप जितनी हीट एनर्जी दोगे वो 2 कामों में इस्तेमाल होगा, एक तो साथ साथ ही वर्क कर रहा होगा, मतलब मॉलिक्यूल्स जाकर टकरा रहे होंगे बार बार, तो ये पिस्टन ऊपर मूव करेगा, वर्क करेगा। दूसरा मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हम कहते हैं CV स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब हीट की वो वैल्यू जो आपको रिक्वायर होती है 1 मोल गैस का 1 टेम्परेचर बढ़ाने में। और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर वो हीट की अमाउंट जो आपको रिक्वायर्ड होती है 1 मोल गैस है उसका टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करवाने में। इसमें याद रखिएगा वैल्यू ज़्यादा होती है। तो ये गैमा बेसिकली यही बता रहा है, ये रेशो होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बच्चे इसको पढ़ा कैसे जाता है, गैमा इज इक्वल टू CP डिवाइडेड बाय CV पढ़ा जाता है। ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये इसका फार्मूला होता है बच्चे जो MCQs वगैरह में भी पूछ लिया जाता है। कहते हैं अगर इसका कर्व देखें तो एडियाबैटिक प्रोसेस का बच्चे ये कर्व दिखाया हुआ है, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस वॉल्यूम लिया हुआ है, अलॉन्ग द वाई एक्सिस प्रेशर लिया हुआ है। तो इनिशियल सिचुएशन P1 V1 T1 है। अब यहाँ पे टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कंप्रेस करेंगे, ये हमने अभी सिचुएशन देखी थी कि अगर किसी गैस को कंप्रेस करवाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, और अगर कोई एक्सपैंड करती है तो वहाँ पे टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स का कम हो रहा होता है, तो इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। और जैसे जैसे आपके पास वो गैस एक्सपैंड करती है तो मुझे हमारे पास क्या होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है लेकिन प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो P2 V2 और T उस तरह से आ जाएगा, चेंज होगा। अच्छा यहाँ पे T2 कर लीजिएगा क्योंकि ये चेंज हो जाता है टेम्परेचर, ठीक है। आगे ये एडियाबैटिक, यहाँ मैंने एक छोटी सी बात दिखाई हुई है। एडियाबैटिक जो होता है ना वो हमारे पास ज़्यादा कह लें कि स्टीपर होता है, आइसोथर्म थोड़ा सा ज़्यादा बेंड हुआ होता है। स्टीपर का मतलब है इसमें चेंज जल्दी आ रहा होता है, ये क्विक प्रोसेस होता है। आइसोथर्म जो होता है ना वो स्लो होता है, ये स्लो है इसलिए इसकी इतनी ज़्यादा बेंडिंग नहीं है, ये इतना ज़्यादा स्टीपर नहीं है। स्लो प्रोसेस हमने कहा था कि इसमें हीट ट्रांसफर हो रही होती है, हीट जो है ना वो ट्रांसफर होती है, कुछ थोड़ा बहुत टाइम लेती है, इसलिए ये इतना ज़्यादा स्टीपर नहीं होता, ये थोड़ा सा बेंड हुआ होता है। लेकिन एडियाबैटिक होता है ना वो थोड़ा ज़्यादा स्टीपर होता है, इसका मतलब है उसमें ज़्यादा जल्दी चेंज आ रहा होता है, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है, व्हाई एडियाबैटिक इज मोर स्टीपर देन आइसोथर्म। तो आइसोथर्म एक स्लोली इक्रिंग प्रोसेस है क्योंकि हीट ट्रांसफर जो होता है वो टाइम लेता है, लेकिन एडियाबैटिक में किसी किस्म की हीट ट्रांसफर नहीं होती, वो अपनी इंटरनल एनर्जी यूज करके वो वर्क कर रहा होता है, इसलिए ये एक क्विक प्रोसेस होता है, इसलिए ये ज्यादा स्टीपर होता है। स्टीपर का मतलब होता है जिसमें अब्रप्ट चेंज आ रहा हो, एकदम से चेंज आ रहा हो, ठीक है।
अच्छा, ये एप्लीकेशन है बच्चे फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, जो लॉन्ग क्वेश्चन में है। इसके पॉइंट्स याद रखिएगा, पॉइंट्स के फॉर्म में इसको डिस्कस कर लीजिएगा। पहले आइसोथर्मल है या एडियाबैटिक है उसकी डेफिनेशन कर लीजिएगा, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इसकी लिख लीजिएगा, फिर इसको ग्राफ के साथ रिलेट करवाइएगा, फिर इनके डेली लाइफ एग्जाम्पल, जैसे इसमें हीट इंजन है और इसमें ये क्लाउड फॉर्मेशन एंड सो ऑन, ठीक है। और फिर इसको बॉयल्स लॉ के साथ रिलेट करवाया हुआ है, वहाँ पे बॉयल्स लॉ पी वी इज इक्वल टू P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और यहाँ पे पी वी गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। गैमा मोस्ट कॉमनली बच्चे एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन है दोनों के दोनों, ठीक है। अच्छा, ये देखिए एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, व्हाई एडियाबैटिक प्रोसेस इज मोर स्टीपर देन आइसोथर्मल। मैंने कहा था एडियाबैटिक जो प्रोसेस होता है बच्चे वो क्विकली होता है, क्योंकि इसमें किसी किस्म का फ्लो ऑफ हीट नहीं होता। आइसोथर्मल में हीट फ्लो हो रही होती है, एंटर हो रही होती है, वो हमारे पास एक स्लो प्रोसेस होता है जिसमें हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसलिए हमारे पास आइसोथर्मल स्लोली प्रोसेस होता है, एडियाबैटिक जो होता है वो एक क्विक प्रोसेस। ये देखिए आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चे, एक्सप्लेन फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स एग्जांपल्स, गिव इट्स टू एप्लीकेशन। जो आज हमने इसके एप्लीकेशंस किए ना, आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस, वो इसके एप्लीकेशंस में आ जाएगा जो डिटेल में, ठीक है। ये एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये आज का टॉपिक था। जो ओवरऑल जो लॉन्ग में है तो पूरा पूरा आप लॉन्ग में करेंगे, इसके अलावा आपके पास 2 नंबर की शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, डिफाइन एन आइसोथर्मल प्रोसेस या डिफाइन एन एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा इसमें आ जाता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारे पास इसको स्टीपर कौन सा होता है, एडियाबैटिक या आइसोथर्मल, तो वो याद रखिएगा कौन सा होता है। तो ये मोस्ट कॉमनली इन दोनों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इनसे रिलेटेड स्टिल कुछ पूछना हो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह।